नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं अरविंद का ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि 80GG सेक्शन क्या होता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट और इसे हम कैसे क्लेम कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, ये भी हम साथ ही साथ देखते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हाउ टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट पेड। तो सैलरी एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल और HUF कैन क्लेम डिडक्शन फॉर हाउस रेंट पेड। ठीक है, यानी सैलरी या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो लेकिन इंडिविजुअल या फिर HUF होना चाहिए। कंपनी फॉर्म एक्स्ट्रा ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल या फिर HUF, तो उन्हीं को ये डिडक्शन मिलता है। कौन से सेक्शन में ले सकते हैं? एक तो सेक्शन होता है 10(13)A और दूसरा जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है 80GG। जो इंडिविजुअल सैलरी से इनकम कमाते हैं तो उनको वहाँ पे सैलरी एज अ पार्ट ऑफ HRA के द्वारा भी दिया जाता है। अगर मान लीजिए सैलरी आप जो भी कमाते हैं उसमें HRA का पोर्शन होता है, तो अगर आप रेंट कहीं पे करते हैं तो वहाँ पे वो क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 10(13)A। लेकिन अगर मान लीजिए आप सैलरी कमा रहे हैं लेकिन आपके सैलरी में HRA पार्ट ही नहीं है, यानी HRA का जो पार्ट होता है वो है ही नहीं, तो फिर इस कंडीशन में आप सेक्शन 10(13)A में क्लेम नहीं कर सकते। उसमें आपको 80GG में क्लेम करना होगा। ये तो बात हुई सैलरी वालों का। लेकिन अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कोई बिजनेस कर रहा है या फिर कोई प्रोफेशनल है, लेकिन वो इंडिविजुअल होना चाहिए, कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए, उस सिचुएशन में भी अगर आप रेंट पे कहीं कर रहे हैं तो 80GG का सहारा लेके आप हाउस रेंट जो आप पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, वहाँ पर यही एक्सप्लेन कर रहा है हाउ टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG इफ HRA इज नॉट पार्ट ऑफ योर सैलरी पैकेज। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया ही है कि अगर मान लीजिए आपको सैलरी जो भी मिल रही है उसमें HRA आपका कोई पार्ट ही नहीं है, तो फिर इन दैट सिचुएशन आप 80GG में डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन 80GG को क्लेम करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसको फुलफिल करना होता है। अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो ही 80GG का डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज आप ये डिडक्शन नहीं ले सकते। तो चलिए हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन से कंडीशंस होते हैं जिसे आपको फुलफिल करना होता है, उसके बाद ही सेक्शन 80GG में आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो पहला अपना पॉइंट है इंडिविजुअल और HUF। मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप इंडिविजुअल हैं या फिर HUF हैं तो ही आपको ये डिडक्शन मिलेगा, बाकियों को कोई नहीं मिलता। कंपनीज हो गए, फर्म हो गए, ट्रस्ट हो गए और एक्सेट्रा, तो उनको डिडक्शन नहीं मिलता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड सैलरी इंडिविजुअल एंड HUF कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन। कंपनीज आर नॉट अलाउड टू क्लेम डिडक्शन अंडर 80GG। तो ये पहला कंडीशन हो गया कि आप इंडिविजुअल या फिर HUF होना चाहिए। दूसरा कंडीशन देखते हैं, नो HRA टू बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर और HRA शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ देयर सैलरी पैकेज। सेकेंड ऑप्शन ये बोलता है कि HRA जो है वो आपका सैलरी का पार्ट नहीं होना चाहिए और ना ही आपको HRA रिसीव हुआ हो। ऑब्वियसली सी बात है, अगर मान लीजिए आपके सैलरी पैकेज में HRA का पोर्शन ही नहीं है तो HRA आपको नहीं मिला है। सो इन दैट केस आपको 80GG में रिडक्शन लेना होगा हाउस रेंट पेड का। ये यही बोल रहा है कि अगर मान लीजिए आपको सैलरी के अंदर HRA मिल रहा है तो फिर आपको डिडक्शन लेना है अंडर सेक्शन 10(13)A। जब आपसे आपका एम्प्लॉयर इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन मांगता है उस समय अगर आपने हाउस रेंट रिसीट दिखा दिया, रेंट एग्रीमेंट दिखा दिया, तो आप जो HRA है वो डिडक्शन 10(13)A में ले लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने डिक्लेरेशन के समय आपने जो हाउस रेंट होता है वो आप रिसीट नहीं दे पाए, तो कोई बात नहीं, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पे आप डिडक्शन 10(13)A का ले सकते हैं। उसका टर्म्स एंड कंडीशन में कैलकुलेशन होते हैं, तो विच एवर इज मिनिमम उसके द्वारा आप कैलकुलेट करके HRA क्लेम कर लीजिए 10(13)A में। लेकिन आप डिडक्शन 80GG में नहीं ले सकते। अगर आपका हाउस रेंट अलाउंस कंपनी देती ही नहीं है तो फिर आप 80GG चूज करेंगे डिडक्शन लेने के लिए। तीसरा कंडीशन बोलता है डज नॉट ओन एनी प्रॉपर्टी
यहाँ पे ये बोलता है कि आपके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप हाउस रेंट अलाउंस क्लेम कर रहे हैं। जिस सिटी में रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, वहाँ पे आपके नाम पे या फिर आपके स्पाउस के नाम पे या फिर आपके माइनर चिल्ड्रन के नाम पे कोई भी रेसिडेंस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। और ना ही जिस रूम का आप रेंट क्लेम करने वाले हैं वहाँ से कोई भी आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन का काम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपका उस सिटी से कहीं और घर है वो चलेगा, लेकिन उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ऑल ओन प्रॉपर्टी टू बी डिक्लेयर एज डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने कहा कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी और सिटी में अगर आपका घर है तो वो चलेगा, लेकिन वो भी घर आपका सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए। उसे आप डीम्ड लेट आउट एज्यूम करेंगे। The taxpayer will not able to claim the deduction under section 80GG if he or she own a self-occupied property in another city। ठीक है, तो अगर अनदर सिटी में भी आपका घर है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे आप सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं मान सकते, उसे डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी दिखाना होगा। तो ये कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं। अगर इस टर्म्स एंड कंडीशन को अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो ही आप 80GG में क्लेम कर सकते हो। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आप पे एप्लीकेबल नहीं होता है तो फिर आपको 80GG नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए आपने सारे कंडीशन फुलफिल कर लिए तो आपको डिडक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन उसमें भी आपको कैलकुलेशन करने होते हैं और उसमें से जो कैलकुलेशन निकल के आएगा विच एवर इज मिनिमम। तो वो कैलकुलेशन कौन सा है? पहला होता है 25% ऑफ योर टोटल इनकम। टोटल इनकम में बहुत सारे इनकम आ जाएंगे, सैलरी इनकम भी होगा, हाउस प्रॉपर्टी भी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बिजनेस प्रोफेशन, बहुत सारे होंगे। लेकिन आपको टोटल इनकम कौन सा लेना है? तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ग्रॉस टोटल इनकम एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 115A और 155D and all other deduction 80C to 80U to be exclude from income। ठीक है, तो आपका टोटल इनकम निकालने के लिए क्या करना होगा? जितने भी इनकम आए हैं आपने कैलकुलेट किया हुआ है, उसमें से ये सब जो इनकम है और डिडक्शंस जो हैं वो आपको माइनस करना होगा। जो अमाउंट निकल के आएगा उसका 25%। ठीक है, पहला। दूसरा, हाउस रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। तो एक्चुअल रेंट पेड यानी जितना आप रेंट पे कर रहे हो मंथली मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये जो आप निकाल रहे हो पर एनम निकाल रहे हो। ठीक है, तो हाउस रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। तो टोटल इनकम मतलब वही जो ऊपर दिखाया आपने टोटल इनकम, उसका 10%। एंड तीसरा है 60,000 ईयर यानी मंथली हो गया 5,000। ठीक है, तो जो भी निकल के आएगा विच एवर इज मिनिमम वो आपको डिडक्शन मिलेगा। तो चलिए हम किसी एग्जाम्पल के द्वारा एक बार देख लेते हैं उसको भी। यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है कि मिस्टर अरविंद यानी मैं एक बिजनेसमैन हूं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अलाउइंग डिडक्शन 80GG यानी 80C से लेके 80U तक का डिडक्शन जो है मैंने पहले निकाल दिया। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 इज 5,60,000। ही पेड अ हाउस रेंट 12,000 पर मंथ। ठीक है, रेसिडेंस एकोमोडेशन के लिए तो मुंबई में। तो व्हाट विल बी द डिडक्शन अवेलेबल? ठीक है, तो मेरा जो मैं मुंबई में रहता हूं तो वहां पे एक घर है जहां पे मैं रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, उसको एज ए बिजनेस प्रोफेशन के नहीं यूज कर रहा हूं। तो 12,000 रुपये दे रहा हूं। तो चाहे मैं सैलरी वाला पर्सन हूं या फिर बिजनेसमैन हूं, कुछ भी हो सकता है। तो सैलरी में अप्लाई कब होगा? अगर मुझे HRA का जो पोर्शन है वो मुझे सैलरी में नहीं मिल रहा तो मैं ये 80GG में जाऊंगा और वो टर्म्स एंड कंडीशन मैंने फुलफिल किया हो तो मान लीजिए सब कुछ मेरा सही है, और तो मैं जो कैलकुलेशन करूंगा वो कैसे होगा? तो पहला हमारा क्या था? 25% ऑफ योर टोटल इनकम। ठीक है, तो टोटल इनकम मेरा कितना है? 5,60,000। उसका 25% निकालिए
तो उसका 25% जो आएगा वो आएगा 1,40,000। ठीक है, ये हम पर एनम निकाल रहे हैं, पर मंथ नहीं निकाल रहे। दूसरा कंडीशन कौन सा है, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर इनकम। तो एक्चुअल रेंट पेड कितना मेरा 12,000 पर मंथ, तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 12 से, माइनस 10% ऑफ इनकम, तो 5,60,000 का 10%। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 10% ऑफ योर इनकम इज इक्वल टू 88,000। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या है 60,000, तो यहाँ पे है तीसरा कंडीशन 60,000। तो विच एवर इज मिनिमम, तो 88,000, 1,40,000 और 60,000, कौन सा कम है 60,000, तो आपको रिडक्शन जो मिलेगा वो 60,000 तक ही मिलेगा। ये आपके कैलकुलेशन हुए। इतना सब करने के बाद आपको जब रिटर्न फाइल करते हैं, जो चैप्टर 6A का डिडक्शन मिलता है 80C से 80U तक का, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे जो ऑप्शन है 80GG का, वहाँ पे अमाउंट लिख के आप रिटर्न जब फाइल करने जाएंगे तो उस रिटर्न को फाइल करने से पहले आपको एक फॉर्म फाइल करना होगा जिसका नाम है फॉर्म 10BA। बिना फॉर्म को 10BA फाइल किए हुए आप अपना रिटर्न फाइल ना करें। पहले आप फॉर्म 10BA फाइल करें, उसके बाद जाके आप वो अमाउंट 80GG के जब रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पे 80GG में वो ऑप्शन अमाउंट लिखे, उसके बाद अपना रिटर्न आप अपलोड करें। तो ये हुआ आपका एक थ्योरी पार्ट। अब हम देखते हैं कि फॉर्म 10BA को कैसे फाइल करते हैं। तो फॉर्म 10BA को फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स के साइट पे जाना होगा, वहाँ पे आपको अपना लॉगिन करना होगा इनकम टैक्स के साइट में जाके। तो चलते हैं इनकम टैक्स साइट पे। गूगल पे आप टाइप कर दीजिए इनकम टैक्स, या फिर आप टाइप कर सकते हैं www.incometax.gov.in। पहले कुछ और था साइट का नाम, अब चेंज हो गया है। जो पहले था वो www.incometaxindiaefilling.gov.in था। तो इतना बड़ा नाम हटाकर उन्होंने शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको जाना है, आप इनकम टैक्स के होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे आने के बाद अपना यूज़र आईडी आप डाल दीजिए। यूज़र आईडी आपका पैन नंबर होगा और फिर कर दीजिए कंटिन्यू, और पासवर्ड डाल के आप इनकम टैक्स साइट पे लॉगिन कर लीजिए। आप अपने इनकम टैक्स के मेन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है ई फाइल में। यहाँ पे ई फाइल में जाने के बाद आपको सेकेंड ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको जाना है फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, पर्सन विथ बिजनेस प्रोफेशनल इनकम, पर्सन विदाउट बिजनेस प्रोफेशनल इनकम, और ये तीसरा पर्सन नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर सोर्स। तो आपको तीसरा ऑप्शन चूज करना है। जैसे ही आप तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे, यहाँ पे आप सेकंड में देख सकते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर्म नंबर 10BA। यहाँ पे लिखा हुआ भी है डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड बाय द SEC क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। तो यहाँ पे आपको फाइल नाउ पे क्लिक करना है। फाइल नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पैन नंबर आ गया, सबमिशन मोड ऑनलाइन आ गया, फाइल टाइप ओरिजिनल है, आप रिवाइज नहीं कर रहे। यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज करना है, जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप क्लेम करना चाहते हैं और रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो असेसमेंट ईयर 21-22 यानी फाइनेंशियल ईयर 20-21। उसके बाद आप कर दीजिए कंटिन्यू। यहाँ पे आने के बाद आपको करना है लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आने के बाद आपको जो यहाँ पे दिख रहा है हाउस रेंट प्रॉपर्टी डिटेल्स और डिक्लेरेशन, तो पहले आपको हाउस प्रॉपर्टी डिटेल्स को फिल करना है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे है हाउस 1, और अगर मान लीजिए कोई और हाउस करने के लिए आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर हाउस डिटेल्स। फिलहाल मैं एक ही घर में रहता हूँ, इसलिए पहला हाउस 1 को ही चूज करूँगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए आप, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं रेंटल डिटेल्स पूछ रहा है। प्लीज सेलेक्ट द पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। तो मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2021 ही रहेगा, बिकॉज मैं इसी फाइनेंशियल ईयर में मैंने रेंट पे किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है टोटल रेंट पेड। तो यहाँ पे हाउस रेंट पेड आपने कितना दिया था 12,000 रुपये।
या फिर 6,000 रुपये, जो भी आप हाउस रेंट पे कर रहे हो उसको यहाँ पे लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो आपको लिखना है मल्टीप्लाई बाय 12 करके लिखना है, यानी पर एनम वाला। तो मान लीजिए आप दे रहे हैं 12,000, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करके जो आएगा यहाँ पे लिख लीजिए। मान लीजिए आप 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 12 करके लिखिए। देखिए पहले जो हमने कैलकुलेशन देखा था 3 क्राइटेरिया, कि ये 3 क्राइटेरिया में से जो मिनिमम आएगा वो अमाउंट आपको डिडक्शन मिलेगा। तो आप बोलोगे कि सर मैं वो तीनों में से जो मिनिमम आया वो अमाउंट लिखूं या फिर रेंट पेड जो मैं एक्चुअल कर रहा हूँ वो लिखूं। तो यहाँ पे आप जो रेंट पेड कर रहे हो, यानी जो प्रीवियस एग्जांपल हमने देखा था 12,000 पर मंथ, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करके जो आएगा यहाँ पे लिखना है। तो अगर एग्जाम्पल में 12,000 था, मगर एक्चुअल में जो आप रेंट पे किया है आपने वो आप लिखिए। बिकॉज आप देख सकते हैं जो मिनिमम अमाउंट है वो आपको 60,000 ही मिलेगा, क्योंकि अगर उसको पर मंथ कैलकुलेट करते हो तो 5,000 ही मिलता है। तो आज के समय 5,000 रुपये रेंट बहुत ही कम होता है। तो इन दैट केस आपको मिनिमम जो है वो 60,000 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेट कुछ भी कर लेंगे आपको 60,000 ही मिलेगा। तो मान लीजिए आपने रेंट दे दिया, मान लीजिए 6,000 ही दे दिया मान लीजिए, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 12 करके जो अमाउंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, से एग्जांपल 6,000 का ले लेता हूँ मैं, 12,000 नहीं लेता हूँ मैं, तो 6,000 ही लेता हूँ मैं। तो 6,000 को मल्टीप्लाई बाय 12 करूँगा तो यहाँ पे आएगा 72,000। तो यहाँ मैं 72,000 लिख दूंगा मैं। उसके बाद आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है कि आपने जो रेंट दिया है वो किस मोड पे दिया आपने। तो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इसमें से आपने जैसे दिया वैसे कर लीजिए। तो फिलहाल मैं मान लीजिए अकाउंट ट्रांसफ़र किया है मैंने, तो अकाउंट ट्रांसफ़र चूज़ करता हूँ। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जो कैश अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो कैश 10,000 के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो 10,000 के नीचे अगर आप दे रहे हो, रेंट दिखा रहे हो, तो ही कैश दिखाना, अदरवाइज आप अकाउंट ट्रांसफ़र ही दिखाओ। तो मेरे केस में अकाउंट ट्रांसफ़र है तो मैं अकाउंट ट्रांसफ़र चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आपको जो रेंटल प्रीमाइसेस है उसका एड्रेस और डिटेल्स डालना है। तो जो कंट्री है वो इंडिया ही है। उसके बाद फ्लैट डोर बिल्डिंग जो एड्रेस है वो डाल दीजिए। तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ। रोड जो भी है डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका पिन कोड पूछना है तो पिन कोड डाल दीजिए। यहाँ पे आप पे पोस्ट ऑफिस पूछेगा, तो जो आपने पिन कोड डाला है उस हिसाब से यहाँ पे वो पोस्ट ऑफिस ऑटोमेटिक दिखाता है, तो आप उसको हिसाब से चूज़ कर लीजिए। फिर एरिया जो है वो भी आप चूज़ कर लीजिए, जो भी है। डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक ले लेगा थाने, और स्टेट महाराष्ट्र से भी ये ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद आपको तीसरा ऑप्शन डालना है लैंडलॉर्ड इंफॉर्मेशन, यानी जिसका वो मकान है उसका भी इंफॉर्मेशन डालना होता है। तो पैन कार्ड ऑफ लैंडलॉर्ड, यहाँ पे जो पैन कार्ड है वो कंपलसरी है। बहुत लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जो हम डिडक्शन लेते हैं 1013A में HRA में, वहाँ पे अगर 1 लाख के ऊपर आप रेंट दे रहे हो, पर एनम की बात कर रहा हूँ मैं, पर मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप 1 लाख रुपया पर एनम के हिसाब से अगर ज़्यादा देते हो रेंट, तो उस केस में वहाँ पे पैन कार्ड कंपलसरी होता है। और अगर 1 लाख के नीचे रेंट दे रहे हो तो इन दैट केस 1013A में आपको पैन कार्ड लैंडलॉर्ड का देना कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन अगर आप 80GG का डिडक्शन ले रहे हो तो यहाँ पे अगर आप रेंट कितना भी दे रहे हो, इन दैट केस आपको पैन कार्ड आपको फिल करना ही होगा लैंडलॉर्ड का। तो मैंने यहाँ पैन कार्ड डाल दिया। आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, तो आधार कार्ड कंपलसरी डालना नहीं है आपको। उसके बाद जो भी है मिस्टर मिसेस जो भी है डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, और अगर कंपनी है तो कंपनी का MS आ जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे मिस्टर डाल रहा हूँ, कुछ भी नाम डाल सकता हूँ मैं। उसके बाद कंट्री इंडिया ही रहने वाला है तो इंडिया। यहाँ पे जो हम डिटेल्स डालेंगे एड्रेस, तो उस लैंडलॉर्ड का एड्रेस डालेंगे जहाँ पे वो रहता है। ऊपर आपने जो एड्रेस डाला वो कहाँ का डाला, जहाँ पे आप रेंट क्लेम कर रहे हो जिस घर का, वहाँ का एड्रेस। और ये जो एड्रेस डालना है वो आपके लैंडलॉर्ड का एड्रेस देना है जहाँ पे लैंडलॉर्ड अभी रह रहा है। और उसके बाद करना है आपको सेव। तो जो पहला ऑप्शन था हाउस प्रॉपर्टी डिटेल्स, उसको आपने फिल कर लिया। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पे भी जाना है और उसे डिक्लेरेशन को
टिक करके आपको करना है सेव। इतना करने के बाद आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू में वही दिखाएगा जो आपने फिल किया है। फॉर्म 10BA का जो है पूरा चीज़ दिखेगा यहाँ पे। रेंटल डिटेल्स के अंदर आपका जो है वो क्या क्या आपने भरा था वो दिखेगा यहाँ पे। एड्रेस सेम जो आपने वहाँ फिल किया था सब यहाँ दिखेगा। उसके बाद करना है प्रोसेस टू ई वेरीफाई। आपको ई वेरीफाई करना होगा। डू यू श्योर वांट टू प्रोसेस टू ई वेरीफाई? यस। यहाँ पे करने के बाद आपको ई वेरीफाई करना होगा। जो भी आपको ई वेरीफाई करना है, चाहे आधार OTP से करें, DAC से करें, या नेट बैंकिंग या बैंक अकाउंट या डीमेट अकाउंट, जो भी है आपका, वहाँ से आप ई वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद आपको करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आई एग्री विद आधार डिटेल्स में जाके आप जनरेट आधार OTP कर लेंगे, तो आपको एक OTP आएगा। वो OTP आप वहाँ पे फिल कर दीजिए, तो आपका जो प्रोसेस है ई वेरीफाई के साथ हो जाएगा। अब आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो 60,000 ही मिलेगा। 72,000 जो आपने दिखाया है वो नहीं मिलेगा, 60,000 ही मिलेगा। बिकॉज तीसरा जो क्राइटेरिया इनकम टैक्स ने फिट कर रखा है वो 60,000 का ही कर रखा है, यानी मैक्सिमम आप 60,000 तक ही क्लेम ले सकते हो। तो यहाँ पे जब आप ई वेरीफाई कर दोगे तो 60,000 आपको क्लेम मिल जाएगा। तो वो जो 60,000 है, अगर आप जब रिटर्न फाइल करोगे तो जो 80GG का सेक्शन है, अगर वहाँ पे आप 72,000 रुपये लिखते हो तो भी आपको 60,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। तो ये फॉर्म फाइल करने के बाद आप अपना रिटर्न जो है उसे भर के आप रिटर्न को अपलोड कर सकते हो। अगर बिना फॉर्म 10BA फाइल किए हुए अगर 80GG का डिडक्शन लेते हो तो आपको जब इनकम टैक्स कैलकुलेट करेगा तो उसमें 10BA का डिडक्शन यानी 80GG का डिडक्शन आपको नहीं देगा। आशा है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल हुआ रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।